हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी मिश्रा। वेलकम टू द एके एजुकेशन एकेडमिक्स। तो आज की क्लास में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वन शॉट करेंगे। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, सब जल्दी से उसको रिवाइज करेंगे। तो यस बच्चों, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो ये सबसे पहले रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में समझेंगे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो यस यानी कि WHO के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, यानी कि जो पर्सन वो सारे एस्पेक्ट में वेलबींग होता है, टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि फिजिकली, मेंटली, बिहेवियर से सोशली, तो किस उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्दी है वो इंसान। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू WHO ऐसा बोला जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, आप देख सकते हो। यस, स्टार्ट करते हैं बच्चों। Okay, so yes, the term simply refers to the healthy reproductive organs with normal function। यानी कि reproductive health का मतलब क्या होता है, that is what healthy reproductive organs, और उसके जो function है वो कैसे हो, normal हो। and जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कब होगा, जो सारे एस्पेक्ट में कैसा हो, सारे एस्पेक्ट में वेलबींग हो, जैसे कि फिजिकली, मेंटली एंड बिहेवियरली। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा। यस, यस, अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रैटेजीज। तो यस, क्या क्या है इसमें, दैट फैमिली प्लानिंग को, यानी कि फैमिली प्लानिंग को 1951 में इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इम्प्रूव प्रोग्राम्स, कुछ इम्प्रूव प्रोग्राम्स को भी लाए गए थे, दैट इज व्हाट, यस, दैट इज द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसको क्या बोला गया था, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। तो इंडिया एक ऐसी पहली कंट्री थी जिसने सबसे पहले कुछ प्लानिंग, कुछ ऐसी चीजें लेकर आई। तो इंडिया सबसे पहली कंट्री बनी जो कि क्या इंट्रोड्यूस किया उसने, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम को। एंड जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम होता है, इसका मेन एम क्या होता है बेटा, इसका मेन एम होता है दैट द अवेयरनेस को स्प्रेड करना, लाइक सेक्स एजुकेशन के बारे में, एंड यस हेल्थ केयर के बारे में, एसटीडी के बारे में। एसटीडी स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड ट्रांसमिटेड डिजीज, sexually transmitted disease and contraceptive method के बारे में। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज एमनियोसेंटेसिस के मिसयूज को स्टॉप करना। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या है, इसके मिसयूज को स्टॉप करना। सो यस, ये मेन एम था, दैट इज रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर का। यस एवरीवन, यानी कि सेक्स एजुकेशन को बेसिकली यस उसको अवेयर करना उसके रिगार्डिंग। एंड यस, दैट इज द हेल्थ केयर के बारे में, एसटीडी के बारे में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में। एंड द नेक्स्ट वन इज द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बताना, दिस जो कि रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर का मेन एम था। अब यहाँ पे हम पढ़ते एमनियोसेंटेसिस क्या होता है। सो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा मेथड होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाते हैं। यानी कि एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है कि वेदर जो चाइल्ड है, जो फीटस है, डेवलपिंग फीटस, उसको कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है कि नहीं। तो उसमें क्या किया जाता है बच्चों, यानी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होती है, एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है, जैसे कि व्हाट, दैट इज द, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हीमोफीलिया, डाउन सिंड्रोम, सिकल सेल एनीमिया एक्सेट्रा। सो सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग fetus is taken to analyzes the fetal cells and dissolved substances। यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड को लेकर ये पता लगाया जाता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर है या फिर नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ, इसका मिस यूज होने लगा। मिस यूज में यानी कि जो चाइल्ड है, चाइल्ड के सेक्स को डिटरमाइन किया जाने लगा, जिससे फीमेल फीटिसाइड का रेट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, फीमेल फीटिसाइड को, यानी उसका रेट बढ़ गया। और यस, ये क्या था, ये मिस यूज था किसका, एमनियोसेंटेसिस का। सो यस, इसको क्या कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। सो नाउ द एमनियोसेंटेसिस इज बैन्ड इन इंडिया।
सो यस, अब यहाँ पे हम बात करते हैं दैट इज द पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में। सो पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन में अगर आप देखो, सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट परसेंट दैट इज 20, और यहाँ पे आप स्लैश 1000 ईयर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे क्या था, दैट इज व्हाट ईयर 1990 में, दैट इज वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसी थी, दैट इज 2 बिलियन, एंड इंडियन पॉपुलेशन दैट इज 350 मिलियन। एंड यहाँ पे आता है दैट इज 2000, एंड वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 6 बिलियन, एंड इंडियन पॉपुलेशन दैट इज 1 बिलियन। सो 2011 में अगर आप देखो, दैट इज द 7.2 बिलियन वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 1.2 बिलियन जो कि इंडियन पॉपुलेशन थी। इसके पीछे का रीजन हम पढ़ेंगे। यस बच्चों, इसके पीछे का रीजन क्या है, दैट इज रीजंस फॉर इंक्रीज इन पॉपुलेशन साइज, ठीक है। रीजंस फॉर इंक्रीज द पॉपुलेशन साइज कौन कौन से रीजन है, दैट इज डिक्लाइन इन डेथ रेट, डेथ रेट डिक्लाइन होना, ये एक रीजन है, एंड द रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट डिक्लाइन कर जाना, एंड इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी डिक्लाइन कर जाना। यस, ये सब कुछ रीजन है, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल इन द रिप्रोड्यूसिबल एज, यानी कि जो ऐसी एज जिसमें लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ऐसी एज जो है उनका नंबर इंक्रीज हो जाना, ये भी एक क्या है, दैट इज द रीजन है फॉर इंक्रीज द दैट इज पॉपुलेशन साइज, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन साइज, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा, एक जस्ट रिवीजन है, सब कुछ चीजें हम लोग रिकॉल कर रहे हैं, बाकी डिटेल में हमने इसे पढ़ लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यस बच्चों, यहाँ पे आप कर सकते हो दैट इज द लेस देन 2%, यहाँ पे होगा लेस देन 2%, लेस देन 2%, यस। एंड यहाँ पे इंक्रीज इन हेल्थ फैसिलिटीज, तो यस ये कुछ रीजन थे पॉपुलेशन के स्टेबलाइजेशन के, पॉपुलेशन साइज बढ़ने के कुछ रीजन थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, कुछ गवर्नमेंट ने इसके पीछे क्या स्टेप्स लिए उसके बारे में हम देखते हैं। सो यस, मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू चेक द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए उसके बारे में हम देखते हैं। सो फर्स्ट दैट इज मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विद स्लोगन्स हम दो हमारे दो, एडवर्टीजमेंट एंड पोस्टर्स, ठीक है। तो यानी कि मोटिवेट किया गया, कुछ स्लोगन से मोटिवेट किया गया, जैसे हम दो हमारे दो, इनसे, एंड कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल करने के लिए मोटिवेट किया गया ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू। तो ये सारी चीजें की गई, किसने क्या, गवर्नमेंट ने ये स्टेप्स लिए, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अर्बन कपल्स adopting one child norm and statutory reaching of marriageable age, that is the female के लिए 18 years and the male के लिए that is 21 years, और incentives दिए गए to couples with the small family, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, जस्ट इसको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं बेटा। अब आगे हम लोग देखते हैं, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में हमने पढ़ा, कॉन्ट्रासेप्टिव यानी कि क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे ये क्या क्या इसके होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो देखते हैं इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, एंड चीपली होना चाहिए, यानी कि इसका जो कॉस्ट है वो कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं यूजर फ्रेंडली, इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में, इफेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, यानी कि अगर इसका इस्तेमाल किया जा रहा है तो अगर कोई विमेन है वो प्रेग्नेंट होना चाहती है तो वो प्रेग्नेंट हो भी सकती है, उस स्टेट में आ सकती है। तो ये कैसा होना चाहिए, रिवर्सिबल भी होना चाहिए, एंड यस नो लीस्ट साइड इफेक्ट, यानी कि या साइड इफेक्ट इसका बहुत ही नो या फिर लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। एंड देन नो इंटरफेरेंस विद द लिबिडो और एक्ट ऑफ क्वाइटस, यानी कि सेक्सुअल डिजायर, इन सब में कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये क्या है, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। कैसे होते हैं, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव।
आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की ये प्रॉपर्टीज है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा कुछ जैसे, यानी कि इसको जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इसको नेचुरल मेथड में, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड में और आर्टिफिशियल मेथड में कैटेगराइज किया गया। अब यहाँ पे हम देखते हैं जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड में आप पढ़ते हो दैट इज क्वाइटस इंटरप्टस पढ़ते हो, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के बारे में पढ़ते हो एंड लैक्टेशनल एमिनोरिया के बारे में पढ़ते हो। इसके बारे में डिटेल हम लोगों ने करा है, बट यहाँ पे क्विकली रिवाइज करते हैं क्या होता है दैट पीरियोडिक एब्स्टिनेंस यानी कि कपल्स एब्सटेन फ्रॉम क्वाइटस फ्रॉम डे 10 से टू द 70s, 10 दैट इज 10 से 17 डेज, जो कि क्या होता है मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है। एंड यस नेक्स्ट आता है विड्रॉल मेथड और क्वाइटस इंटरप्टस। इसमें क्या किया जाता है, जैसे कि यानी कि इंसेमिनेशन इज अवॉइडेड एज द मेल पार्टनर withdraw his penis from the vagina just prior to ejaculation, यानी कि जो मेल पार्टनर होता है वो क्या करता है अपने पीनिस को वहां से क्या करता है विड्रॉ कर लेता है जस्ट बिफोर द इजैकुलेशन, जिसको हम क्वाइटस इंटरप्टस कहते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया, दैट इज द एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो कि कब तक होता है अप टू 6 months ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन फॉलोइंग द पार्चुरेशन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा बेटा, एक बार जस्ट इसको रिकॉल कर लिया आप लोगों ने। आगे हम देखते हैं दैट इज द वेरियस मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव आर इनलिस्टेड बिलो। कौन कौन से मेथड होते हैं, जैसे बैरियर मेथड होता है, एंड आप आगे पढ़ोगे दैट इज केमिकल मेथड पढ़ोगे, एंड आईयूडीज के बारे में पढ़ोगे, ओरल पिल्स, इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सर्जिकल मेथड, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी के बारे में। तो ये कुछ ऐसे इन लिस्ट यहाँ पे किए गए, बैरियर मेथड, स्पर्मिसाइडल जेलीज एंड ऑल। अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा बैरियर मेथड में क्या होता है। बैरियर मेथड में बेसिकली जो स्पर्म एंड ओवा होते हैं, बैरियर का मतलब क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे दिस इज द स्पर्म एंड ओवा, इनके बीच में क्या किया जाता है एक बैरियर लगा दिया गया है, ठीक है, एक बैरियर लगा दिया गया है सो दैट इनकी जो मीटिंग है, इनका जो मिलना है उसको क्या कर दिया जाए स्टॉप कर दिया जाए, राइट। दिस इज व्हाट द बैरियर मेथड। यहाँ पे आप देखते हो दैट ये स्पर्म है एंड ओवा है, इनकी मीटिंग को, इनके मिलने को रोक दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरियर मेथड। अब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि कॉन्डोम्स, जो कि यानी कि ये क्या करते हैं एसटीडी को प्रिवेंट करते हैं, STD that is sexually transmitted disease। एंड यहाँ पे मेल कॉन्डोम्स एंड द फीमेल कॉन्डोम्स दोनों होते हैं। मेल कॉन्डोम जो कि कवर करता है दो पीनिस को कवर करता है, वेयर एज जो फीमेल कॉन्डोम्स होती है दैट इज द इंसर्टेड इन द वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कुछ और भी बैरियर में आते हैं दैट इज द डायफ्राग्म एंड वॉल्स। तो डायफ्राग्म कैसा होता है, कुछ हेमीस्फेरिकल जैसा होता है, ठीक है, हेमीस्फेरिकल होता है एंड ये बना होता है रबर का, और इसको इंसर्ट किया जाता है कहाँ पे वजाइना में इंसर्ट किया जाता है। एंड यस वॉल्ट भी हेमीस्फेरिकल होता है, रबर का बना होता है एंड इसको भी हम वजाइना में इंसर्ट करते हैं। वेयर एज जो सर्वाइकल कैप्स होती है बेटा, सर्वाइकल कैप को इंसर्ट किया जाता है इनसाइड द सर्विक्स। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं केमिकल मेथड के बारे में। केमिकल मेथड में क्या होगा बेटा, कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है, कुछ जैसे कि स्पॉन्ज हो गए, कुछ जेलीज हो गए, कुछ क्रीम्स हो गए, इनका इस्तेमाल करके क्या किया जाता है स्पर्म को किल किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो स्पर्मिसाइडल जेलीज, यानी कि स्पर्म को किल किया जा रहा है, एंड स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, स्पर्मिसाइडल फोम आते हैं एंड कुछ स्पॉन्ज आते हैं जो कि केमिकल मेथड में इसका इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे हम पढ़ते बेटा कुछ आईडीज भी होते हैं। तो आईडीज क्या होते हैं, ये सब आप आर्टिफिशियल मेथड में पढ़ रहे हो, नेचुरल मेथड हमने देख लिया, रिकॉल कर लिया, दैट इज लैक्टेशनल एमिनोरिया, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्टस एंड द लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ आईडीज होते हैं दैट इज स्टैंड फॉर इंटेरा यूटेराइन डिवाइसेस। इंटेरा यूटेराइन डिवाइसेस, इसमें नॉन मेडिकेटेड आते हैं एंड कॉपर रिलीजिंग होते हैं कुछ, एंड कुछ होते हैं हार्मोन रिलीजिंग। तो जो नॉन मेडिकेटेड होते हैं बेटा, नो मेडिसिन मेटल आयंस आर इन्वॉल्व, इसमें कोई मेडिसिन मेटल आयन इन्वॉल्व नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल लिप्स लूप, तो ये आपको याद रखना है। एंड नेक्स्ट आता है दैट इज कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में आप पढ़ते हो दैट इज CUT, CU7 एंड मल्टी लोड 375, ये सब आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉपर आयंस होते हैं बेटा, वो जो स्पर्म होता है उनकी फेगोसाइटोसिस करा देते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड यहाँ पे हार्मोन रिलीजिंग आता है, हार्मोन रिलीजिंग जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एंड दैट इज द एनालॉग ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंड यहाँ पे अगर प्रोजेस्टेरोन का ये एनालॉग है, दैट मीन्स नो ओव्यूलेशन, नो फर्टिलाइजेशन, no implantation takes place. Okay. अब यहाँ पे देखते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है, दैट इज नॉन स्टेरॉइडल और स्टेरॉइडल पिल्स होती है। तो यस बच्चों, इंडिया में सबसे पहली बार, यानी कि एक पहली ऐसी कंट्री थी जिसने नॉन स्टेरॉइडल पिल्स को डिस्कवर किया, बनाया। यानी कि कहाँ पे बना, दैट इज CDRI में, CDRI में बनाया गया, और उसका नेम क्या है, सहेली। ठीक है, ये आपको याद रखना है, बाय CDRI, जो कि कहाँ पे है, लखनऊ में है, लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। एंड इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स, ये कुछ होते हैं। एंड यहाँ पे आप देखते हो स्टेरॉइडल पिल्स, मिनी पिल्स एंड द कॉम्बिनेशन पिल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में ओरली, यानी कि यहाँ पे लिया जाता है थ्रू द माउथ, दैट इज व्हाट, दैट इज द यस नॉन स्टेरॉइडल पिल्स एंड द स्टेरॉइडल पिल्स। सो नॉन स्टेरॉइडल में आपने क्या पढ़ा है, नॉन स्टेरॉइडल में आप देख रहे हो सहेली पिल्स, जो कि इंडिया में सबसे पहली बार नॉन स्टेरॉइडल पिल्स बनाया गया था। कौन बनाया था, कहाँ के साइंटिस्ट, दैट इज CDRI के, जो कि लखनऊ में है। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं, दैट इज व्हाट, दैट इज द टर्मिनल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, सर्जिकल मेथड। यहाँ पे आता है बेटा वैसेक्टोमी आती है, वैसेक्टोमी आती है, और क्या आता है, ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी क्या होता है, ये बेसिकली मेल्स में कराई जाती है, यानी कि जो मेल का वास्ट डिफरेंस होता है वहां पे कट लगाया जाता है। एंड यस, और फीमेल्स में क्या होता है, फीमेल्स में फैलोपियन ट्यूब्स को कट किया जाता है, और ये प्रिवेंट करता है द ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स को, गैमीट्स के ट्रांसफर को ही प्रिवेंट कर देता है। तो ये जो मेथड होता है ये टर्मिनल मेथड है, दैट इज प्रेगनेंसी का। सर्जिकल मेथड के अंदर आता है वैसेक्टोमी एंड द ट्यूबेक्टोमी। सो वैसेक्टोमी क्या है, दैट इज मेल में कराया जाता है, याद रखो कहाँ पे कट लगाया जाता है, वास्ट डिफरेंस पे कट लगाया जाता है। और यस ट्यूबेक्टोमी जो कि फीमेल में फैलोपियन ट्यूब में कट लगाया जाता है, और यस ये प्रिवेंट करते हैं दैट इज गैमेटिक ट्रांसफर को, गैमेट के ट्रांसफर को प्रिवेंट करते हैं। ओके एवरीवन, अब स्टार्ट करते बेटा MTP। MTP क्या है, दैट इज MTP स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं, दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है, इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है। इसको हम लोग देख लेते हैं आपके NCERT के अकॉर्डिंग। तो यस बच्चों, intentional or voluntary termination of pregnancy before the full term is called medical termination of pregnancy। वेरी इंपॉर्टेंट, MTP और इंड्यूस्ड अबॉर्शन जिसको कहते हैं। तो यानी कि ये इंटेंशनली कराया जाता है, इंटेंशनली, और वॉलेंट्री मेथड होता है, दैट इज द प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का के लिए, और बिफोर द फुल टर्म, दैट इज व्हाट, दैट इज द MTP। यस, एंड यहाँ पे देख सकते हैं 45 से 50 मिलियन MTP जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं इन अ ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड।
which accounts to 1/5 of the total number of conceived pregnancies in a year. So yes, MTP stands for medical termination pregnancy or pregnancy, and yes, ये वॉलेंट्री कराया जाता है, यानी कि ये खुद से कराया जाता है. इंड्यूस्ड एबॉर्शन इसको बोला जाता है बिफोर द फुल टर्म, दैट इज द MTP. एंड यहाँ पे हमने इस डेटा को भी देख लिया. यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कब किया है, दैट इज 1971 में. 1971 में इसको लीगलाइज किया गया है. कहाँ पे, इन द इंडिया, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशन टू अवॉइड इट्स मिसयूज, यानी कि कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ, ताकि इसका जो मिसयूज है उसको अवॉइड किया जा सके. ओके, so such restrictions are all the more important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India. जैसे क्या मतलब MTP को, यानी कि कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशन के साथ क्यों ऐसा किया गया, लीगलाइज किया गया. जैसे कि अगर होता ये था कि जैसे अगर पता चल जाए कि फीमेल है, तो फीमेल को क्या किया जाता था, उसको अबॉर्ट करा दिया जाता था. तो ये सब इससे क्या होने लगा कि जो फीमेल फीटिसाइड उसका रेट बढ़ जाता था. ठीक है, तो ये सब कंडीशंस है, इनको बेसिकली इनको ध्यान में रख के MTP लीगलाइज किया गया इन इंडिया में इन 1971. सो व्हाई MTP क्यों कराया जाता है, टू गेट रिड ऑफ unwanted pregnancies either due to the casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive used during coitus or rapes. So yes, MTPs are also essential in certain cases जहां पे क्या होते, continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother or to the फीटस. जैसे हमने रेप केसेस के बारे में देखा, वहां पे भी MTP कराई जाती है. जरूरी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि यस, यानी कि प्रेगनेंसी जो होती है वो हार्मफुल हो सकती है या तो उस मदर के लिए. यस, तो इसलिए बेसिकली क्या कराया जाता है, ये फैटल हो सकता है, तो MTP वहां पे भी कराई जाती है. एंड यस, MTP जो होता है बेटा, ये 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी जब होती है तभी ये सेफ माना जाता है. एंड यहाँ से क्वेश्चन आता है, 12 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी, इसको अच्छे से याद रखना है. एंड अगर ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में होगा, सो दैट इज द मच मोर रिस्कियर. ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं STI और STD के बारे में. STI क्या है, दैट इज द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इसको कहा जाता है. सो STI स्टैंड्स फॉर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन और STD जिसको हम कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बोला जाता है. सो यस, इसके कुछ और भी नेम है. इसके नेम है दैट इज RTI, रिप्रोडक्टिव, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिप्रोडक्टिव, यस, ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेनरल डिजीज, ये सब बोला जाता है STD को. STD के कई सारे नेम हैं, चाहे तो आप इसको STI भी कहा जाता है, STD भी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी कहा जाता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी कहा जाता है. एंड यस, यानी कि इसको हम कहते हैं RTI, दैट इज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी बोला जाता है एंड वेनरल डिजीज भी कहा जाता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं ये स्प्रेड कैसे हो सकते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू स्प्रेड हो सकता है एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड के ट्रांसफ्यूज, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको STD होके रखा है, उससे अगर सेक्सुअल कांटेक्ट हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी STD होती है.
एसटीडी उससे स्प्रेड होती है। और अगर इफ समवन इज सफरिंग फ्रॉम द एसटीडी और उसका ब्लड अगर दूसरे इंसान के हेल्दी पर्सन के ब्लड पे यानी कि ट्रांसफ्यूजन हो जाता है, दैट इज व्हाट, यहाँ से भी एसटीडी फैलती है, स्प्रेड होता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द मदर फीटस थ्रू द प्लेसेंटा। अगर मदर और फीटस के थ्रू, फीटस में प्लेसेंटा के थ्रू भी एसटीडी हो सकती है। तो यस, यानी कि ये कुछ इस तरीके से ये स्प्रेड हो सकता है। एंड आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे एसटीआई, यानी कि कुछ इसके नाम है जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन, उसके बारे में देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एसटीआई, दैट इज द टाइप्स ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, और द टाइप्स ऑफ वी कैन से द एसटीडी, एसटीडी भी आप कह सकते हो, वेनरल डिजीज भी कह सकते हो, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कह सकते हो। तो यस, ये क्या होते हैं, इनके टाइप्स कैसे होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू फैल सकते हैं, एंड वायरल भी होते हैं। और यस, ये कैसे होते हैं, प्रोटोजोअन्स भी होते हैं, प्रोटोजोआ के थ्रू भी फैल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं बेटा, देखते हैं, आप देखो यहाँ पे, दैट इज बैक्टीरियल, बैक्टीरियल जैसे कि गोनोरिया, साइफिलिस एंड क्लेमाइडियासिस, gonorrhea, syphilis and chlamydiasis. And the next one is the viruses. viruses में आता है जैसे कि genital herpes and the genital warts and the AIDS आते हैं, ये viruses के थ्रू बेसिकली फैलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ रहे हो, यहाँ पे टाइप्स ऑफ एसटीडी देख रहे हो, टाइप्स ऑफ एसटीआई देख रहे हो, दैट इज बैक्टीरिया के थ्रू, वायरसेस के थ्रू और द प्रोटोजोअन्स के थ्रू। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं प्रोटोजोअन्स में आता है ट्राइकोमोनियासिस। क्या होता है, ट्राइकोमोनियासिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, आपकी एनसीईआरटी में वहां पे मैंने क्रिस्प फॉर्म में लिखा हुआ था, आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है, आप इसको देख सकते हो बेटा। यस, वही बातें लिखी है, इन्फेक्शंस और डिजीजेस, इन्फेक्शंस और डिजीजेस which are transmitted through the sexual intercourse are collectively called sexually transmitted infection कहा जाता है, या फिर venereal disease कहा जाता है, या फिर reproductive tract infection RTI कहते हो। ठीक है, एंड यहाँ पे कुछ यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हो, दैट इज यस, gonorrhea, syphilis, genital herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the most discussed infection in the recent years, that is HIV leading to the AIDS, acquired immunodeficiency syndrome। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। एंड ये सम ऑफ द कॉमन एसटीआई अमंग दीज एचआईवी, जो कि आपने डिटेल में पढ़ा होगा चैप्टर 7 में। ठीक है, तो यस, यहाँ पे हमने पढ़ लिया बेटा, यहाँ पे हमने एक क्रिस्प फॉर्म में एसटीआई को करा है कि एसटीआई यानी कि बैक्टीरिया के थ्रू, वायरसेस के थ्रू एंड प्रोटोजोअन्स के थ्रू क्या होते हैं, फैलते हैं। और कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हमने पढ़ा, गोनोरिया, साइफिलिस, ये सब चीजें हमने देखी। एंड हमने पढ़ा दैट प्रोटोजोअन्स के थ्रू कैसा होता है, क्या क्या होती है, सारी चीजें हमने देख लिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सम ऑफ दीज इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड एचआईवी कैन also be transmitted by sharing of injection needles, surgical instrument, etc. with infected person and the transfusion of blood or from an infected mother to the fetus too। तो ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि दैट यस, ये कैसे स्प्रेड हो सकते हैं, यानी कि इनका कैसे एक जगह से एक जो कि हेल्दी पर्सन है और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसमें कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो निडल्स है, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है, और मदर से फीटस में ये प्लेसेंटा के थ्रू क्या हो सकता है, स्प्रेड हो सकता है। इज दिस क्लियर? So except for hepatitis B, genital herpes and HIV infections, other diseases are completely curable if detected early and treated properly। तो यानी कि कुछ को छोड़ के, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनाइटल हर्पीज एंड HIV इन्फेक्शन, इन सब को छोड़ के बाकी जो है वो कैसे हैं, कंप्लीटली क्योरेबल है अगर उनका अर्ली डिटेक्शन होता है तो। यस, so early symptoms of
Most of these are minor and include itching, fluid discharge, slight pain, swelling, etc. So yes everyone, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे तो यस क्या क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, मल्टीपल पार्टनर्स, एंड ऑलवेज ट्राई टू यूज condoms during coitus, and in case of doubt one should go to a qualified doctor for early detection and get complete treatment if diagnosed with the infection. तो इनसे एसटीडी को बेसिकली क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट किया जा सकता है. अब यहाँ पे हम अगर नेक्स्ट देखें, दैट इज द इनफर्टिलिटी. सो इनफर्टिलिटी के बारे में हम देखते हैं, इनफर्टिलिटी क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे. सो यस एवरीवन, a discussion on reproductive health is incomplete without a mention of infertility. क्या कहता है? A large number of couples all over the world including India are infertile. They are infertile का मतलब क्या है? They are unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. तो यस बच्चों, इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है जो कपल्स है वो चिल्ड्रन को, बच्चों को यानी कि प्रोड्यूस करने में क्या है? अनेबल है इन स्पाइट ऑफ द अनप्रोटेक्टेड सेक्स. ठीक है, इसके बावजूद भी वहां पे क्या हो रहा है? दैट इज वो अनेबल है चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में. एंड इनके पीछे कई सारे रीजंस हो सकते हैं. कुछ कंजेनाइटल डिजीज भी हो सकती है, मेनी फिजिकल और कंजेनाइटल डिजीजेस, ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और इवन साइकोलॉजिकल, ये सारे रीजन हो सकते हैं किसके? इनफर्टिलिटी के. तो सिंपल आप समझो कुछ नहीं है इसमें. इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? जो कपल्स है वो अनेबल है चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में. yes that is the infertility. and yes इसको yes अगर वो infertile है that doesn't mean कि वो बच्चों को, यानी कि कोई ऐसा मेथड तो होगा, उसको हम देखेंगे कौन कौन सी मेथड है जिससे वो बच्चों को कंसीव कर सकते हैं. तो देखेंगे हम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. yes तो यहाँ पे आता है बेटा, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी. आर्ट के बारे में हम पढ़ेंगे. सो आर्ट में क्या होता है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे कपल जो कि अनेबल है चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने में, वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. कैसे करेंगे, क्या क्या मेथड है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. जैसे इन विवो फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे आप. इन विवो फर्टिलाइजेशन में आप सबने पढ़ा होगा, बस इसको हम जस्ट एक बार रिकॉल करते हैं, रिवाइज करते हैं. व्हाट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन? सो यस, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन दैट इज द IVF फर्टिलाइजेशन outside the body in almost similar condition as that in the body. So yes, in vitro fertilization क्या होता है? ये outside the body कराई जाती है, यानी कि inside the laboratory. आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द लेबोरेटरी यानी कि वो सारी सूटेबल कंडीशन, सूटेबल एनवायरनमेंट दी जाती है सो दैट वो क्या कर सके, आगे अपनी प्रोसेस कर सके. बॉडी जैसी सारी वो एनवायरमेंटल कंडीशन दी जाती है. तो यहाँ पे फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर भी होता है. कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे. सो जैसा कि टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में आपने सुना होगा, सबने पढ़ा है, जस्ट इसको रिकॉल करो. सो ओवा को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द वाइफ, फ्रॉम द डोनर से ओवा, एंड स्पर्म को कलेक्ट किया जाता है. एंड यस फिर क्या होता है? दैट इज एंड आर इंड्यूस टू फॉर्म जाइगोट एंड अंडर सिमुलेटेड कंडीशन इन द लैबोरेटरी. तो यस बेटा, यहाँ पे IVF समझो. IVF स्टैंड फॉर इंट्रा, दैट इज द इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? लैब के अंदर होता है. एंड यस आउटसाइड द बॉडी होता है. सेम वो इन्वायरमेंट, सारी कंडीशन मिलती है, जैसे बॉडी की कंडीशन होती है वैसे वहां पे भी कंडीशन दी जाती है. एंड यहाँ पे इट इज फॉलोड बाय द एम्ब्रियो ट्रांसफर, यानी कि ओवा और स्पर्म को कलेक्ट कर किया जाएगा तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा. और यहाँ पे एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है. कैसे होता है इसके बारे में पढ़ेंगे हम. दैट इज द जाइगोट और
अर्ली एम्ब्रियोज विद अप टू 8 ब्लास्टोमेयर तक का जो होता है उसको हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, दैट इज जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एंड जो एम्ब्रियो होते हैं विद मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, इसको यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, इसको इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहा जाता है, IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। यस, अब यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे हम पढ़ते हैं दैट इज GIFT, गिफ्ट यानी कि गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। GIFT स्टैंड्स फॉर गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पे क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है दैट इज गिफ्ट। तो इसमें हम देखेंगे गिफ्ट में क्या होता है। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, यस, यहाँ पे द ट्रांसफर ऑफ एन ओवम यानी कि ओवम का ट्रांसफर होता है फ्रॉम अ डोनर, एक डोनर से इनटू द फैलोपियन ट्यूब में, एंड ऑफ द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस वन बट कैन प्रोवाइड सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन। यानी कि जो एक फीमेल है वो सूटेबल इन्वायरमेंट तो प्रोवाइड कर सकती है उसके लिए, बट वो एबल नहीं है ओवा को प्रोड्यूस करने में। तो यानी कि यस, इसमें क्या किया जाता है, ओवा को डोनर से लेकर दूसरी फीमेल में दिया जाता है, डाला जाता है, फिर वहां पे क्या करते हैं, जो दूसरी फीमेल है वो सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड कर सकती है। सो यस, दिस इज व्हाट उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जाता है। एंड यस, इसको हम कहते हैं गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, आगे देखते हैं दैट इज ICI। ICI स्टैंड फॉर इंटरासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन is another specialized procedure to form an embryo in the laboratory in which a sperm is directly injected into the ovum। तो यहाँ यानी कि यहाँ पे क्या किया जाता है, ICSI stands for इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, यानी कि इनसाइड द लैबोरेटरी ये क्या किया जाएगा, इसको स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है टू द ओवम। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी केसेस आइदर ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट। ये भी हो सकता है, ये भी होता है कि जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, सो इनफर्टिलिटी उसके कारण भी हो सकती है। तो उसके क्या उपाय हैं उसको हम देखते हैं, क्या चीजें की जा सकती है। द फीमेल और ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट्स इन द एजैकुलेशन, यानी कि स्पर्म का जो काउंट है वो बहुत ही लेस है इजैकुलेशन में, मेल पार्टनर में। तो यस, इसके पीछे क्या किया जाता है, कुड बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से करेक्ट किया जा सकता है, दैट इज AI। AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, यानी कि आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। सो यस, इस टेक्निक में क्या होता है बेटा, यानी कि सीमेन को कलेक्ट किया जाता है from the husband or a healthy donor and is artificially introduced either into the vagina or into the uterus। IUI, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल। तो यहाँ पे क्या है बेटा, यस, AI स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर कोई जो मेल पार्टनर है वो इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि उसका लो स्पर्म काउंट है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यस, यहाँ पे ये होता है दैट जो हेल्दी डोनर होते हैं वहां से उसको सीमेन को कलेक्ट किया जाता है एंड उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वेजाइना में या फिर यूटेरस में ऑफ द फीमेल। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, IUI। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन को थोड़ा क्या लिखते हैं, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, इंट्रा
यूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, यस एवरीवन। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया बेटा, यहाँ तक हमने देख लिया। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, इनफर्टिलिटी हमने डन कर लिया, पूरा ये चैप्टर हमने डन कर लिया है। यस यस एवरीवन, तो यहाँ तक हमने ये चैप्टर का वन शॉट कर लिया है। एंड यस अगेन आई एम सेइंग जस्ट ये आपका रिवीजन टाइप है, रिवीजन काइंड है, इसका डिटेल हमने कर लिया है लेक्चर में। सो यस एवरीवन, इसको आप प्रॉपरली रिवाइज करो, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे हैं। एंड यस बच्चों, हमारा क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, आप उसको भी ज्वाइन करेंगे एंड कर सकते हैं। एंड यस वहाँ पे हम और भी कई सारी चीजें करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एंड पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे, साथ में करेंगे। सो यस एवरीवन, जितना आपको पढ़ाया गया उसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना। एंड आपको वीडियो कैसी लगी है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।